फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों अखबारों में एक फिनोमिना, खबरों में ख़ास तौर पर, और राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद तेज़ी से दिखाई दिया है कि जो विपक्ष का गठबंधन है, उस गठबंधन में को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी खबरें झूठ हैं, लेकिन एक चीज़ साफ है, वो ये कि कांग्रेस को ठहर के अपनी कार्यशैली पर विचार करना होगा। एक बड़ी पार्टी के नाते जब इलेक्शन सामने हो तो कांग्रेस को ये चीज़ सोचनी होगी कि वो क्या कोई भी एक एक्शन ऐसा जो कि राष्ट्रीय स्तर का हो, वो सिर्फ अकेले अपने बलबूते पर चला सकती है, और ख़ासतौर पर चुनाव के जस्ट पहले। मेरा इशारा राहुल की न्याय यात्रा की ओर है, और ये जो पहलू है वो बहुत ही कांग्रेस की पूरी शक्ति न्याय यात्रा में लगी हुई है। हो सकता है कि न्याय यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हो और न्याय यात्रा के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकलने वाले हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस का इंडिया के नाम पर बनाया गया अलायंस। उस अलायंस में जो पार्टनर हैं, वो पार्टनर कैसे साथ रहे और कांग्रेस कैसे साथ रहे, और किस तरह से कांग्रेस के जो छोटे भैया नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी टाइप, उनका मुंह बंद करके रखा जाए। तो अलायंस में जो एक अंदर के लेवल पर जो एक राजनीतिक, जैसे कहें कि मीमांसा, राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग, राजनीतिक संवाद, उसकी सघनता, इंडिया अलायंस की एक पॉलिटिकल अलायंस की तरह फंक्शनिंग, जिस तरह की फंक्शनिंग एक ज़माने में लेफ्ट ने इनिशिएटिव लेके यूपीए का निर्माण किया, अलायंस का निर्माण किया, उन्होंने दिखाई। निश्चित तौर पर इस समय लेफ्ट की निष्क्रियता बहुत तेज़ी से खटक रही है, क्योंकि विपक्षी दलों के बीच में सामंजस्य, आइडियोलॉजिकल सामंजस्य बिठाने में कांग्रेस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। ये एक वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को हमें कायदे से समझना चाहिए, और कांग्रेस को खास तौर पर समझना चाहिए कि अगर इंडिया अलायंस को आगे जाना है तो उस इंडिया अलायंस के लिए ज़रूरी है कि वह अपने अलायंस पार्टनर्स की इच्छा और आकांक्षाओं का ख्याल रखे। इस मामले में मेरा मानना है कि जो ममता बनर्जी का सजेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं खुद भी ममता बनर्जी का बहुत बड़ा आलोचक हूँ, लेकिन जो बात इस समय, जो खतरा है इस समय, वो है बीजेपी। नरेंद्र मोदी की जो डिक्टेटर पॉलिटिक्स है वो, और उससे लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। यह वास्तविकता है कि कांग्रेस सब जगह ताकतवर नहीं है, तो कांग्रेस जहाँ ताकतवर है वहाँ कांग्रेस लड़े। निश्चित तौर पर कांग्रेस को हक है लड़ने का, और कांग्रेस को अपने को मजबूत करने का, कोई इससे परहेज नहीं करेगा। लेकिन जहाँ कांग्रेस मजबूत नहीं है वहाँ कांग्रेस इसको रियलाइज करे, और ममता बनर्जी का सजेशन है कि जहाँ जिस राज्य में जो दल मजबूत है वहाँ उसे फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अपने को ये लेफ्ट की जो ग्रंथि है उससे थोड़ा सा बाहर निकाले। बंगाल में आज हकीकत यह है कि लेफ्ट एक सीट नहीं जीत सकता, और कांग्रेस भी एक सीट नहीं जीत सकती। अगर इलेक्शन होगा और अलग से लड़ेंगे, सारी जमानत जब्त होंगी। मोर्चा लेने की स्थिति में एकमात्र संगठन है, तो अगर है तो वो टीएमसी है, मैं चाहूं या न चाहूं। तो अगर बीजेपी को परास्त करना है तो ये जो सजेशन है इंडिया अलायंस में, जिसे कायदे से अंदर डिस्कस किया जाना चाहिए और उसे थ्रेश आउट किया जाना चाहिए था।
ये कितना हास्यास्पद है कि कांग्रेस का जो एक बड़ा नेता वो न्याय यात्रा पर निकल पड़ा है, और वो न्याय यात्रा करते समय वो विपक्ष के किसी भी या अपने अलायंस के किसी भी पार्टनर के राज्य में जाता है तो उसके पहले उनसे बात ही नहीं करता। कांग्रेस ये दिमाग से निकाल दे कि लोग लाल कारपेट बिछा के बैठे हुए हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी इस बचकानी हरकत से बाज आए। न्याय यात्रा जहां भी जानी है वहां के मुख्यमंत्रियों से, वहां के प्रशासन से कायदे से, तरीके से, राजनीतिक तौर पर बात की जानी चाहिए। बंगाल में आ रहे हैं तो बंगाल में ममता बनर्जी आपके अलायंस का हिस्सा है, लेकिन आप ममता बनर्जी से बात ही नहीं करेंगे, ममता बनर्जी की परमिशन ही नहीं लेंगे तो कैसे होगा आपका काम? आप बिहार में आएंगे, बिहार में नीतीश कुमार से बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा आपका काम? कौन सी इमेज जा रही है ये विपक्ष में और विपक्ष की जनता में? इमेज ये जा रही है कि राहुल गांधी का किसी से साथ कोई संवाद नहीं है, और इस बेवकूफी से कांग्रेस को निकलने की जरूरत है। कांग्रेस अगर नहीं निकली तो यह तय है कि इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस हमेशा के लिए फिनिश। जो क्षेत्रीय दल है उनका तो भविष्य क्या होगा ये तो वही जाने, ये कांग्रेस के बारे में साफ है। कांग्रेस जहां ताकतवर है वहां कांग्रेस अपनी बात कह सकती है, कांग्रेस अपनी बात समझा सकती है, लेकिन राजनीतिक कोऑर्डिनेशन इंडिया अलायंस के लोगों में खत्म हो जाए, कोई कैंपेन नहीं, कोई मीटिंगें नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, किसी भी मसले पर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, नरेंद्र मोदी को इसी तरह हराया जाएगा। खाली हम एक नेता इकट्ठे हो जाएंगे, इससे नरेंद्र मोदी हारने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी को हराए जाने के लिए जरूरी है कि आप एक राजनीतिक रसायन तैयार करें। एक कॉमन राजनीतिक प्रोग्राम तैयार करें। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसके पास में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक तैयार नहीं हुआ। उनका ऑफिस कोई फंक्शन नहीं करता। इलेक्शन कहां से लड़ेंगे आप? बीजेपी ने तो दीवाना रंगनी शुरू कर दी है। इंडिया अलायंस की जो कार्यशैली है उस कार्यशैली से लग रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। अगर इंडिया अलायंस पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता होता तो उसके पास में एक फंक्शनल केंद्रीय टीम होती और वह टीम हर जगह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही होती। लेकिन इंडिया अलायंस की तो कोई फंक्शनल टीम ही नजर नहीं आ रही, कोई फंक्शनल स्पोक्समैन नजर नहीं आ रहे, कहीं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा। तो लोकसभा के इलेक्शन जीतेंगे कैसे? खाली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण से? ये दिमाग से निकाल दीजिए। मैं कांग्रेस के अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वे दिमाग से निकाल दें कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका या ये पूरा का पूरा गांधी, राहुल गांधी, इनके बलबूते पर आप इलेक्शन जीत जाएंगे लोकसभा का। ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये नशा निकाल दीजिए। आप एक नहीं 10 यात्राएं निकालिए, जनता जागृत नहीं होगी। आपने एक गठबंधन बनाया तो गठबंधन फंक्शनल दिखाई देना चाहिए। खाली नेताओं की मीटिंग और मीटिंग के बाद में प्रेस रिलीज और उसके बाद किस्सा खत्म। इसी तरह काम होगा क्या? इसी तरह इलेक्शन तय होगा? टुकड़े टुकड़े में बात करके, टोटलिटी में कोई प्रोग्राम का न होना अपने आप में इंडिया गठबंधन की और अब तक की कोई कार्यप्रणाली सामने ना आना, ये अपने आप में सबसे बड़ी दो बड़ी वीकनेस है। पहली बड़ी वीकनेस ये है कि उसका कोई फंक्शनल ऑफिस नहीं है, फंक्शनल स्पोक्समैन नहीं है, फंक्शनल कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। और दूसरी वीकनेस यह है कि उसका कोई
राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर कोई कोऑर्डिनेटेड जो है एफर्ट्स दिखाई नहीं देते उसके। इससे एक ही संदेश जा रहा है, और मैं बहुत साफ कह रहा हूं इस बात को, कि आप नरेंद्र मोदी के लिए प्लेट में सजा के पार्लियामेंट दे रहे हैं, आप लड़ना नहीं चाहते। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस लड़ना चाहती है तो उसे, कांग्रेस को एक फंक्शनल इंडिया नामक विपक्षी गठबंधन को एक फंक्शनल फॉर्म में दिखाई देना चाहिए उसे। ये कौन करेगा ये काम? कांग्रेस के लोग जितनी प्रभावशाली ढंग से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है। तो इंडिया गठबंधन आएगा कहां से फोकस में? खाली सीटों के समझौते से, खाली नेताओं के मंच पर आ जाने से? क्या नेताओं के नाम पर जनता इकट्ठी हो जाए उससे? नहीं, इलेक्शन जीतने वाले नहीं हो उससे। राजनीति में फंक्शनल पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन की अभी तक कोई फंक्शनल पॉलिटिक्स या व्यावहारिक राजनीति गठबंधन के नाम पर अभी सामने नहीं आई है। एक भी इशू जिस पर के इंडिया गठबंधन का एक कॉम्प्रहेंसिव स्टेटमेंट आया हो, जो कि नीचे कहीं किसी भी लेवल पर एक सामान्य से धरने को भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हो, तो समझ में आए बात। तो इंडिया गठबंधन बनाया किस लिए था हमने? खाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। इंडिया गठबंधन काम करे, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का इस पर जोर नहीं है। कांग्रेस का जोर है कांग्रेस काम करे। कांग्रेस को काम करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन कांग्रेस की जिम्मेदारी अब इंडिया गठबंधन भी है और उसके एलाई भी हैं, उनकी कार्यप्रणाली भी है। सामंती अहंकार और सामंती जो सोच है राजनीतिक दलों में और कांग्रेस में खासतौर पर, उस सामंती सोच और सामंती टकराहट, उस टकराव से निकलना चाहिए, उसके बाहर आने की जरूरत है और एक बुर्जुआ प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेफ्ट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह इस गठबंधन को, जिसका कि वह हिस्सा है, उसको एक फंक्शनल गठबंधन बनाए। लेफ्ट ने इंडिया गठबंधन की संयोजन समिति से अपने को अलग कर लिया। एक खतरनाक चीज है, खासतौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो कि ये काम कर सकती थी बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि विभिन्न गुटों को जोड़ने का और उनको मोर्चे में लाने का सीपीएम के पास में, संयुक्त मोर्चे का जिस तरह का अनुभव है और काम करने का अनुभव है, वैसा अनुभव किसी पार्टी के पास नहीं है। आज की डेट में अगर इंडिया गठबंधन अलायंस कोलैप्स करता है तो इसके लिए दो लोग खासतौर पर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो अभी तक फंक्शन नहीं कर पा रहा है। उसका कोई राजनीतिक प्रणालीगत कोई फॉर्म, कोई एक्शन, कोई ढांचा नजर नहीं आता, यहां तक उसका कोई प्रेस स्टेटमेंट तक नजर नहीं आता। तो उसके लिए दो ही लोग जिम्मेदार हैं, दो ही पार्टियां जिम्मेदार हैं, कांग्रेस और लेफ्ट। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते तो हिंदुस्तान को जो ये फासिज्म के नर्क में जो जा रहा है धीरे धीरे, उस नर्क में फेंकने के लिए नरेंद्र मोदी तो जिम्मेदार होंगे ही, ये विपक्ष की निष्क्रियता और विपक्ष के जो सामंती अहंकार हैं वो भी जिम्मेदार होंगे। मेरा इलाका, मेरा नेता, मेरा दल, इस भावबोध से निकलने की जरूरत है। इस भावबोध से निकले बिना आप इंडिया अलायंस को अलायंस नहीं बना सकते। बार बार ये होगा, कोई नीतीश आएंगे, कभी जाएंगे, कभी तेजस्वी आएंगे, कभी जाएंगे, कभी अखिलेश आएंगे, जाएंगे। नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इनको भी टुकड़े डाल लें, उनको भी टुकड़े डालेंगे,
और नरेंद्र मोदी के पास टुकड़े बहुत है खिलाने के लिए। लोकतंत्र टुकड़खोर लोकतांत्रिक राजनीति से बाहर निकले, बिना टुकड़खोर राजनीति से बाहर निकले वह फासिज्म से लोकतंत्र अपनी रक्षा नहीं कर सकता। लोकतंत्र की रक्षा एडहॉक तरीकों से भी संभव नहीं है, क्योंकि जो आपका अपोनेंट है नरेंद्र मोदी, उसके पास में एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसके पास में सॉलिड बैकिंग है कॉर्पोरेट हाउसेस की, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, उसके पास मीडिया की कमी नहीं है, उसके पास में लोकतंत्र के अपहरण का एक विशाल प्रोजेक्ट है। उसकी अभी झांकियां आई हैं, अभी फुल फिल्म आने वाली है, अभी ये ट्रेलर चल रहा है। हिंदुस्तान की जनता कभी इस अपराध के लिए कि आप एकजुट होकर नहीं लड़ पाए, लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों को माफ नहीं करेगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।